नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, सुपर टेट के इस महासमर में हम लोग फिर से आ गए हैं और आप लोगों को सुपर टेट में 10 में 10 दिलवाने के लिए 10 में 10 दिलवाने के लिए क्या है हम लोग जूझ रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप प्रत्यय पे हम लोग बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? प्रत्यय पे, ठीक है। हम लोगों का जो पाठ्यक्रम चल रहा है प्रत्यय चल रहा है और प्रत्यय को पढ़ रहे हैं हम लोग समुचित ढंग से, ठीक। तो उसी क्रम में हम लोग क्या रमूल प्रत्यय आज देखेंगे। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? रमूल प्रत्यय, ठीक। कि रमूल प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। अभी हम लोग सिर्फ मित्रों कृदंत प्रत्यय देख रहे हैं। कौन सा प्रत्यय देख रहे हैं? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आपका रमूल प्रत्यय आता है, ठीक है ना। तो आइए चलिए देखते हैं रमूल प्रत्यय को समुचित ढंग से, ठीक। सूत्र है आभिक्षणे रमुल च। सूत्र क्या है? आभिक्षणे रमुल च, जो कि कहता है कि आभिक्षणे लगातार बार बार, अर्थात कि जहां पर लगातार या बार बार अर्थ आए या कोई सी शब्द में लगातार बार बार अगर आता है तो उसको प्रकट करने के लिए रमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आइए बात समझे। तो देखिए पहले ये कहता है रमुल प्रत्यय कि समान कर्ता वाले दो धातुओं से पूर्वकालिक रमुल प्रत्यय होता है। रमुल प्रत्यय में अम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अम, क्योंकि र मु ल यहां पर इस ल की इत संज्ञा हो जाती है। कौन संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा। और ये जो आपका र है इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है और र और इस मुंह की भी, ऊ की भी, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या शेष बचता है? अम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? अम, ठीक। तो कह रहा है कि रमुल में से अम शेष रहता है। रमुल प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? कहा अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। इनके रूप नहीं चलते। क्यों? क्योंकि अव्यय का रूप नहीं चलता। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़कर के हम इसका उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या होगा। जैसे समझिएगा, क्योंकि रमुल मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि बार बार अर्थ जहां प्रकट करना हो, क्या बार बार या लगातार अर्थ को बतलाने के लिए क्या होता है? धातुओं से रमुल प्रत्यय का प्रयोग में रमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक तड धातु है। क्या धातु है? तड धातु। तड का अर्थ होता है मारना या पीटना, ठीक। तड धातु का अर्थ होता है मारना या पीटना। और उस तड धातु में क्या जब रमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तब क्या होगा? कहा पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इस ल का भी, इस उ का भी और इस र में जो र में ये जो र है, र पूरा इसमें अ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस व्यंजन का लोप हो जाता है कि क्या इस व्यंजन वर्ण का लोप हो जाता है, मात्र अ शेष बचता है। क्या शेष बचता है? मात्र अ। अर्थात कहने का भाव ये है कि यहाँ रमुल में सब में अम शेष बचता है। क्या है? अम, ठीक। तो हम यहाँ पे प्रत्येक जगह अम लगा देते हैं, ठीक। तो जब अम हम लगा देंगे तब क्या हो जाएगा? अब हमको समझने में क्या आसानी होगी, ठीक है ना। रमुल का मतलब क्या? अम, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अम को लिख लिया हमने, ठीक ना। अम हमारा लिखा गया, ठीक। और अब हमने जब क्या किया, रमुल का मतलब क्या? अम प्रत्यय का हमको लगाना है, ठीक। तो अब देखते हैं। अभी आपको मैंने बता दिया तड़ का अर्थ क्या होता है? मारना या पीटना, ठीक। तो जब तड़ धातु से रमुल प्रत्यय अर्थात अम लगाएंगे तो क्या बनेगा? कहा ताडम ताडम, अर्थात लगातार बार बार अर्थ को प्रकट करने के लिए, ठीक। तो कहा मार मार कर, हम लोग कहते हैं ना कि मार मार कर, ठीक। तो ताडम ताडम, तड़ धातु का अर्थ होता है मारना या पीटना। इसी तरीके से दा धातु, दा एक धातु है जिसका अर्थ क्या होता है? देना। दा धातु का क्या अर्थ होता है मित्रों? तो कहा देना। और देने वाली धातु से जब रमुल प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? शब्द बनेगा दायम दायम, अर्थात दे देकर। क्या बनेगा? दे देकर, ठीक। अब तीसरी धातु है पा धातु। पा धातु का अर्थ कल भी मैंने आप लोगों से बताया था। पा धातु का अर्थ होता है पीना या फिर क्या प्राप्त कर, प्राप्त नहीं, पीना ही अर्थ लेते हैं। पा धातु का अर्थ क्या होता है? पीना। जैसे कि पीबत पीबता पीबंत जो रूप चलता है वो पा धातु ही अर्थ होता है, ठीक है।
पा धातु से जब णमुल प्रत्यय लगाते हैं तो अर्थात इसमें अम जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अम जोड़ेंगे। तो क्या बनेगा? पायम पायम अर्थात पी पी कर। क्या बनेगा? कहा पी पी कर। ठीक। गम धातु है। गम धातु का आपको मैंने बताया, गम का अर्थ क्या होता है? जाने के अर्थ में। गम धातु का अर्थ होता है जाने के अर्थ में यह धातु प्रयुक्त होती है। और जब इस गम धातु से णमुल प्रत्यय का प्रयोग करें, किसका प्रत्यय? किस प्रत्यय का? तो कहा जब गम धातु से णमुल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा? गम गामम गामम अर्थात जा जाकर। क्या होगा? जा जाकर गामम गामम। ठीक। छिद, छिद धातु आ गई आपकी 5वें नंबर पे। छिद धातु का अर्थ होता है छेदना या काटना। ठीक। छिद धातु का अर्थ क्या होता है? छेदना या काटना। जब छिद धातु से आपका णमुल प्रत्यय प्रयोग में आएगा, कौन सा प्रत्यय? जब णमुल प्रत्यय प्रयोग में आएगा अर्थात अम जब प्रयोग में आएगा तो क्या बनेगा? छेदम छेदम अर्थात छेद छेद कर या काट काट कर। क्या बनेगा? या तो बनेगा छेद छेद कर या फिर काट काट कर। ठीक। चलिए, आए बात समझ मित्रों। फिर कहा रुद्ध धातु। रुद्ध धातु होता है रोने के अर्थ में। किसके अर्थ में होता है मित्रों? तो कहा रोने के अर्थ में रुद्ध धातु का प्रयोग किया जाता है। और जब णमुल प्रत्यय उसके साथ प्रयुक्त होगा तो वाक्य क्या बनेगा? बनेगा रोदम रोदम। ठीक। क्या बनेगा? रोदम रोदम अर्थात रो रो कर। ठीक। क्योंकि ध्यान रखिएगा इसमें लगातार या बार बार अर्थ आता है। जैसे कि बार बार आ गया ना, या फिर देखिए मार मार कर, दे दे कर, पी पी कर, जा जा कर, छेद छेद कर या काट काट कर, रो रो कर। ठीक। इस तरह से इसमें लगातार बार बार अर्थ प्रयुक्त होते हैं। किसी शब्द को बार बार दोहराना, ये समझिए। 7वें नंबर की धातु जो है वो पच धातु है। पच धातु का अर्थ होता है पकाना। क्या अर्थ होता है? पकाना। जैसे कि वह भोजन पकाती है या पकाता है। वह भोजन पकाती है तो सा क्या होगा? सा भोजनम पचते। ठीक। तो पच मतलब पकाना। तो पच धातु से जब णमुल अर्थात अम को लगाएंगे, ठीक है ना, णमुल प्रत्यय अर्थात अम को लगाएंगे तो क्या बनेगा? पाचम पाचम। क्या बनेगा मित्रों? तो कहा पाचम पाचम पाचम। ठीक। पका पका कर। ठीक ना। इसी तरीके से आपका दृश्य धातु। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना। दृश्य धातु का अर्थ क्या होता है? कहा देखना। और जब इस दृश्य धातु से णमुल प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा? दर्शम दर्शम। क्या बनेगा? दर्शम दर्शम अर्थात देख देख कर या बार बार देख कर। देख देख कर या बार बार देख कर। ठीक। फिर अगला है आपका लभ धातु है। अगली धातु कौन सी है? कहा अगली धातु आपकी लभ धातु है। लभ धातु का अर्थ होता है प्राप्त करना। ठीक। लभ धातु का अर्थ क्या होता है मित्रों? तो कहा प्राप्त करना या पाना। ऐसी जब पाने वाली धातु से, ठीक है ना, यानी अर्थात लभ धातु से जब णमुल प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तब क्या बनेगा? आपका बनेगा लाभम लाभम अर्थात बार बार प्राप्त करके। ठीक। फिर 10वें नंबर की धातु है भिद धातु। भिद धातु का अर्थ होता है भेदना। ठीक है। भेदना अर्थात फोड़ना या कूचना। ठीक है ना। आप कहते हैं ना किसी कूच कूच कर। ठीक। तो कूचने का अर्थ क्या हुआ? फोड़ फोड़ कर। ठीक। तो इसी को भिद धातु कहते हैं, भेदन के अर्थ में। ठीक ना। तो कहा भिद धातु है, णमुल प्रत्यय जब लगाएंगे तो बनता है इसका भेदम भेदम अर्थात भेद भेद का या फोड़ फोड़ कर। ठीक ना। तो इस णमुल प्रत्यय को आप लोगों को बखूबी ढंग समझ में आ गया मुझे लग रहा है, क्योंकि ध्यान रखिएगा णमुल का मतलब क्या? अम। णमुल का मतलब क्या होता है? अम होता है। और यह किस प्रत्यय के अंतर्गत आता है? तो कहा यह कृदंत के अंतर्गत आता है। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत ये 9वें नंबर का प्रत्यय है। किस नंबर का प्रत्यय है? तो कहा 9वें नंबर का प्रत्यय है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब अगला प्रत्यय है कृदंत के अंतर्गत ही। किसके अंतर्गत? कृदंत के अंतर्गत ही। कृदंत के अंतर्गत ही अब आपकी 10वें नंबर की चलेगी। 10वें नंबर का प्रत्यय चलेगा। किस नंबर का प्रत्यय? 10वें नंबर का क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। ठीक। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय चलेंगे और वो भी कृदंत के अंतर्गत का प्रत्यय है। क्षत्रिय और शानच प्रत्यय कहता है तौशत। क्या कहा?
तव सत, अर्थात कि क्षत्रिय और सानच, क्षत्रिय और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि क्षत्रिय और सानच प्रत्यय की कौन संज्ञा होती है, तो कहा सत संज्ञा होती है। ठीक, कहा लगातार कार्य का होना, लगातार कार्य का होना अर्थ को बताने के लिए दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्षत्रिय और सानच प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो कहा जहां पर किसी कार्य का लगातार होना प्रकट किया जाए। क्या होना, तो कहा लगातार होना। किसका लगातार होना, तो कहा किसी कार्य के लगातार होने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए आपका क्षत्रिय और सानच प्रत्यय प्रयुक्त में लाया जाएगा व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत। ठीक, भाषा में। अब देखिए, कहा क्षत्रिय और क्षत्रिय प्रत्यय जो है वह परस्मयी पदी में प्रयुक्त होता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी में प्रयुक्त होता है। परस्मयी पदी और आत्मनेपदी का मतलब यह है कि जो परस्मयी पदी होता है वो कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। वाच्य के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि परस्मयी पदी कर्तृवाच्य के अंतर्गत प्रयुक्त होता है। किस वाच्य के अंतर्गत, कर्तृवाच्य के अंतर्गत आपका परस्मयी प्रयुक्त होता है। और आत्मनेपदी, तो कहा आत्मनेपदी आपका प्रयुक्त होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत। कर्म और भाव के अंतर्गत आपका आत्मने प्रयुक्त होता है और कर्तृवाच्य के अंतर्गत, किस वाच्य के अंतर्गत, कर्तृवाच्य के अंतर्गत आपका परस्मयी पदी प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ लीजिए कि ये जो क्षत्रिय प्रत्यय है वो परस्मयी पदी अर्थात वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत प्रयुक्त होगा। और ये जो सानच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, यहाँ पे जो सानच प्रत्यय है वो आत्मनेपदी अर्थात कहने का भाव कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होगा। आई बात समझ में। और उभय पदी में दोनों प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कहा है कि क्षत्रिय और सानच प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों और सातों विभक्तियों में, किसमें, कहा सातों विभक्तियों में, कहा सातों विभक्तियों में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना। हाँ, तो कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है क्षत्रिय और सानच, तो कहा तीनों लिंगों अर्थात क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, सातों विभक्तियों में। सातों विभक्ति कौन कौन सी, ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक, तो तीनों लिंगों एक, ठीक ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग और सातों विभक्तियों में इसके रूप बनते हैं। किसके रूप बनते हैं, तो कहा क्षत्रिय और सानच के रूप। ठीक ना, तीनों लिंगों और क्या होगा, सातों विभक्तियों में बनते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें है वो है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग सदैव परस्मयी पदी अर्थात कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होगा। ठीक, किस वाच्य में, कर्तृवाच्य में। और कृदंत है, ठीक, कर्तृवाच्य के अंतर्गत। और आत्म जो सानच प्रत्यय है वो पर आत्मनेपदी अर्थात कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में प्रयुक्त होगा। ठीक, चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका चलिए क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द अर्थात कि उनके साथ धातुओं के साथ जो प्रत्यय प्रयुक्त हो रहा है क्षत्रिय और सानच, इनका प्रयोग किस तरह से हो रहा है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आपका एक क्रम दिया गया, 10 क्रम दिया गया है। ठीक है, मैंने लिया है इस सारणी में धातुओं का क्रम लिया है जिसमें 10 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं, 10 धातु हैं। इस साइड आपको पूरा प्रत्यय दिख रहा है, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस तरह से ये प्रत्यय के रूप बन रहे हैं, आइए हम लोग देखकर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक पठ धातु है, कौन सी धातु है, पठ धातु है। और पठ धातु से जब हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आपका बनेगा पठन। पुल्लिंग में क्या बनता है, पठन बनता है। स्त्रीलिंग में पठंती बनता है और नपुंसक लिंग में पठत बनता है। क्या बनता है, पठत, पठन, पठंती, पठत। ठीक, उसके बाद आपकी लिख धातु है। कौन सी धातु है, तो कहा दूसरे नंबर की धातु है, लिख धातु है। लिख धातु से जब हम क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा आपका लिखन, लिखंती, लिखत। फिर तीसरे नंबर की क्रीड धातु है। क्रीड का अर्थ होता है खेलना,
क्रीड धातु का अर्थ क्या होता है? क्रीड धातु का अर्थ होता है खेलना, ठीक ना। खेलने के धातु में प्रयुक्त तो होता है कि क्रीडत क्रीडतः क्रीडन्ति, ठीक ना। हाँ, तो इस समय क्रीड धातु में जब क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द जो बनेगा, क्या बनेगा पद, कि पुल्लिंग में क्रीडन क्या बन रहा है, तो यहाँ पे क्रीडन बन रहा है, और स्त्रीलिंग में तो कहा क्रीडंती, और नपुंसक लिंग में तो कहा क्रीडत बन रहा है। क्या बन रहा है? कहा क्रीडत बन रहा है। इसी तरीके से क्री धातु करने के अर्थ में, क्री धातु का अर्थ क्या होता है? ये जो क्री धातु है इसका अर्थ होता है करना, ठीक। क्या अर्थ होता है? करना अर्थ होता है। और आप लोगों को पता है जैसे कि करोत कुर्ता कुर्वंत जो रूप चलता है वह क्री धातु का ही है, ठीक। क्री धातु लट लकार, तो क्री धातु से जब क्षत्रि प्रत्यय लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? कहा कुर्वन बनेगा। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पुल्लिंग में कुर्वन, और स्त्रीलिंग में कुर्वंती, नपुंसक लिंग में कुर्वत। इसी प्रकार गम धातु जाने के अर्थ में जब क्षत्रि प्रत्यय होगा तो बनेगा गम का गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। दृश्य धातु है देखने के अर्थ में, तो क्या बनेगा पुल्लिंग में? पश्यत, पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। भू धातु होने के अर्थ में, भू धातु किस अर्थ में होता है मित्रों? तो कहा होने के अर्थ में होता है। और ऐसे में जब क्या होगा? क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग होगा तो बनेगा आपका भवन, भवंती, भवत। क्या बन जाएगा? भवत। जब कथ धातु लगाएंगे क्षत्रि प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? कथयन, कथयंती, कथयत, ठीक। जब चल धातु, चल धातु क्या होता है? चलने के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? तो चलने के अर्थ में चल धातु होता है। उसके साथ जब हम क्षत्रि प्रत्यय का लगाएंगे तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? चलन, चलंती, चलत। जब खाद खाने के अर्थ में तो कहा क्षत्रि प्रत्यय जब लगाएंगे तो कहा खादन। क्या बनेगा पुल्लिंग में? खादन। और स्त्रीलिंग में खादंती, नपुंसक लिंग में खादत। इस तरह से आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ध्यान रखिएगा, पठन, पठंती, पठत, ठीक। लिखन, लिखंती, लिखत। क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। कुर्वन, कुर्वंती, कुर्वत। गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। भवन, भवन्ति, भवत। कथयन, कथयन्ति, कथयत। चलन, चलन्ति, चलत। खादन, खादन्ति, खादत। इस तरह के आपके जितने भी पूछेंगे तो क्षत्रि में क्या न शेष बच रहा है, ठीक है ना, अन शेष बच रहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना मित्रों। क्षत्रिय और सानच प्रत्यय की हमने बात किया था, तो अब आगे क्षत्रिय तो हमने पढ़ लिया, क्षत्रिय की सूची हमने देख लिया। अब हम लोग शानच की सूची देखेंगे। क्या किसकी सूची देखेंगे? शानच की सूची देखेंगे। शानच में अन शेष बचता है या आन शेष बचता है? क्या शेष बचता है? आन शेष बच रहा है। तो आइए देखते हैं। पहली धातु है भाष धातु। भाष का अर्थ होता है बोलना या भाषा के अर्थ में होता है। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? भाषा या बोलने के अर्थ में यहाँ प्रयुक्त होती है, ठीक, भाष धातु। और भाष धातु से जब हम लोग क्या शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आन शेष बचेगा और बनेगा क्या? भाषमाण। क्योंकि यहाँ पे श के कारण यहाँ परिवर्तन होगा ड में और बनेगा भाषमाण, भाषमाणा, भाषमाणम, ठीक। क्री धातु अभी मैंने आपको बताया, क्री धातु का अर्थ क्या होता है? करना होता है। करोति कुर्तः कुर्वन्ति, ठीक। तो जब शानच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? कुर्वाणः, कुर्वाणा, कुर्वाणम, ठीक। यज धातु, यज धातु का अर्थ होता है पूजा करना, यजन करना। क्या अर्थ होता है? किसी का स्मरण करना, अर्थात बार बार उसका यजन करना, नाम लेना, ठीक। और यज धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तब बनेगा आपका यजमान। क्या बना? पुल्लिंग में यजमान बना पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में यजमाना बना, और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा मित्रों? तो कहा नपुंसक लिंग में यजमानम बनेगा। क्या बनेगा? यजमानम बनेगा, ठीक। इसी प्रकार लभ धातु है। कौन सी धातु आ गई? लभ धातु, ठीक। कौन सी धातु? तो कहा लभ धातु बना, ठीक। लभ धातु का अर्थ होता है पाना, ठीक, या प्राप्त करना। तो लभ धातु से, प्राप्त करने वाली धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो शब्द क्या बनेगा? कहा लभमान। किसमें? पुल्लिंग में लभमान, स्त्रीलिंग में कहा लभमाना, ठीक। और नपुंसक लिंग में लभमानम। क्या बनेगा? लभमानम, ठीक।
याच धातु, याच धातु का भी क्या अर्थ होता है, याच का अर्थ होता है मांगना, ठीक। यहाँ लभ मतलब प्राप्त करना था और यहाँ याच का अर्थ क्या है, कहा मांगने के अर्थ में है, ठीक है। और याच धातु से जब शानच प्रत्यय प्रयुक्त होगा तो बनेगा, जो पद बनेगा पुल्लिंग में कहा याचमान, क्या बना, याचमान। और स्त्रीलिंग में कहा याचमाना, नपुंसक लिंग में याचमानम, ठीक। इसी तरीके से निधात, निधात मतलब ले जाना, निधात का अर्थ क्या होता है, तो कहा ले जाना। और ले जाने वाली धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तब बनेगा आपका जो पद बनेगा वो बनेगा पुल्लिंग में नयमान, क्या बनेगा, नयमान। स्त्रीलिंग में नयमाना, नपुंसक लिंग में नयमानम, ठीक। वृत्त, वृत्त का अर्थ होता है होना, वृत्त का अर्थ क्या होता है, होना, ठीक। और वृत्त उसके होने वाली धातु से, वृत्त का अर्थ क्या होता है, तो कहा होना अर्थ होता है। और इस वृत्त होने वाली धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या पुल्लिंग में बनेगा, वर्तमान, क्या बनेगा, वर्तमान। स्त्रीलिंग में वर्तमाना बनेगा, क्या बनेगा, वर्तमाना बनेगा। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, तो कहा वर्तमानम, क्या बनेगा, वर्तमानम। शीधात, शीधात का अर्थ होता है सोना या शयन करना, ठीक। शीधात का क्या अर्थ होता है, सोना या शयन करना। और इस सोने वाली धातु से अर्थात क्या, सोना, ठीक। वो वाला सोना, धारण करने वाला सोना नहीं, मत समझिएगा कि जो गले में हार मुद्रा इत्यादि पहना जाता है, हार गले में पहन लिया है, उसके बाद अंगूठी पहन लिया या जो भी चीजें, ठीक। तो वो वाला मामला नहीं है, यहाँ पे सोने वाला है, ठीक। तो कहा शी धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बना, पुल्लिंग में शयान, क्या, शयान। और उसके बाद स्त्रीलिंग में शयाना, नपुंसक लिंग में शयानम, क्या, शयान, शयाना, शयानम। आस धातु 90 नंबर की धातु है, कौन सी धातु, आस धातु। आस यानी बैठने वाली धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, आसीन। आस धातु से शानच प्रत्यय का प्रयोग होगा तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में आसीन बनेगा। अर्थात आसीन होना, हम लोग कहते हैं ना एकदम क्या हुआ, आसीन हो गए। कहाँ आसीन हो गए, राज सिंहासन पे आसीन हो गए या फिर कुर्सी पे, किसी पे भी आसीन हो जाए, ठीक, गद्दी, गद्दी पर। कहा आसन, आस का अर्थ होता है बैठना, उससे शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो बना है आपका पुल्लिंग में आसीन, और स्त्रीलिंग में आसीना, नपुंसक लिंग में आसीनम, ठीक। उसके बाद कथ धातु, कथ धातु से शानच प्रत्यय, कथ का अर्थ होता है कहना, कथ धातु का अर्थ क्या होता है, कहना या बोलना, ठीक। और ऐसे कथ यानी कि कहने या बोलने वाली धातु से जब शानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा तो आपका जो पद बनेगा पुल्लिंग में कथयमाण, क्या बनेगा, कथयमाण। फिर स्त्रीलिंग में कथयमाणा और नपुंसक लिंग में कथयमाणम, ठीक ना। तो क्या देख लीजिए फिर से एक बार जल्दी से, झटके से। कहा भाषमाण, भाषमाणा, भाषमाणम, कुर्माण, कुर्माणा, कुर्माणम, यजमान, यजमाना, यजमानम, लभमान, लभमाना, लभमानम, याचमान, याचमाना, याचमानम। फिर नयमान, नयमाना, नयमानम, वर्तमान, वर्तमाना, वर्तमानम। फिर शयान, शयाना, शयानम। फिर आसीन, आसीना, आसीनम। फिर कथयमाणा, कथयमाणा, कथयमाणम, ठीक। इस तरह से आपकी जो क्षत्रिय और शानच प्रत्यय है यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। और अब यहीं पे हम लोगों की क्या है, हम लोग कृदंत प्रत्यय को पूरा कर लेते हैं। एक तरीके से कृदंत प्रत्यय हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि हमारे टेट में भी इतना ही पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, आपके कृदंत प्रकरण पूरा हो जाता है। और अब हम लोग तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे। किस प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय का भी सीरियल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। प्रत्यय की सारणी अभी चल रही है, प्रत्यय की सारणी अभी 1 दिन 2 दिन और चलेगी, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन कृदंत को देखे, 2 दिन तद्धित प्रत्यय देखेंगे, ठीक है ना। 1 दिन या 2 दिन जो भी लगेगा, तद्धित प्रत्यय देखेंगे। फिर आपका स्त्री प्रत्यय भी है। कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। और इतना सब कुछ देखने के बाद, क्योंकि प्रत्यय से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, तो हम लोग प्रत्यय को समुचित रूप से पूरा देखेंगे, ठीक।
तो प्रत्यय प्रकरण हम लोगों का लगभग चलना है 3 से 4 दिन, ठीक ना। तो प्रत्यय समुचित रूप से समाप्त करेंगे, जिससे कि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर प्रत्यय से पूछता है तो आप लोग ये ना करिए कि नहीं पढ़ाया गया या हमको अच्छे से नहीं समझाया गया था, जिससे कि क्या है कोई कमी रह गई, ऐसा मामला न बने, क्योंकि हमको 10 में 10 चाहिए, ठीक ना। इसमें कोई कटौती आप लोग मत करिएगा, क्योंकि जिससे कि हम लोग क्या कर सके 10 में 10, ठीक, बेड़ा पार हो जाए जिससे कि हमारा, ठीक ना। आइए चलिए देखते हैं कौन सा प्रत्यय है अब, तद्धित प्रत्यय, ठीक। अभी तक इसके पहले हमने कृदंत देखा और अब तद्धित प्रत्यय देखेंगे। तद्धित प्रत्यय कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ठीक। ये जो तद्धित प्रत्यय है, ये तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण एवं अव्यय पदों में जुड़ता है। संज्ञा मतलब राम, क्योंकि संज्ञा क्या है, संज्ञा मतलब होता है नाम। देखिए संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा, यही ना संज्ञा है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, समधन ज्ञा, क्या है, समधन ज्ञा बराबर संज्ञा बनता है, ठीक। अब ये समझिए सम का अर्थ समुचित रूप से, सम का अर्थ क्या होता है, समुचित रूप से। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, कहता है जानना, ज्ञा का अर्थ क्या होता है, जानना। तो कहा जिसके माध्यम से हम लोग समुचित रूप से जान सकें उसी को क्या कहते हैं, संज्ञा। अर्थात कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा मतलब नाम, क्योंकि अगर किसी का हम लोग नाम ले लेते हैं तो उसके व्यक्तित्व का उभार, उसके व्यक्तित्व का एक चित्रण क्या है हमारे मस्तिष्क में खिंच जाता है। जैसे हमने राम का नाम लिया तो राम का एक विराट व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, खिंच जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है। और उसके बावजूद जब क्या कहते हैं, हमने लोग सीता का नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक छवि क्या है, खिंचती है, एक छवि बनती है कि शील रूप सीता, ठीक है। तो जिनके क्या है वो मर्यादा की धनी, इस तरह से हमारे मस्तिष्क में क्या हो जाता है, एक चित्र खिंच जाता है। तो संज्ञा मतलब क्या होता है, समुचित रूप से जानने की क्या है, माध्यम है और कुछ नहीं है। माध्यम मतलब क्या है, भाव है, क्योंकि व्याकरण शास्त्र में संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम है, ठीक। और संज्ञा हो गया, फिर कहा सर्वनाम। तो कहा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो और विशेषण, तो कहा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे वही क्या है, विशेषण कहलाता है, ठीक। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय पदों से जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ये प्रत्यय राम, मोहन, सीता, ठीक ना, तुम, वह, इसलिए इन सारे पदों में जोड़े जाते हैं, ठीक। आइए चलिए हम लोग क्या करते हैं, देर न करते हुए तद्धित प्रकरण के अंतर्गत था, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रत्ययों की श्रृंखला को देखते हैं, ठीक है मित्रों। तो आइए देखते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का पहला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तो कहा मतुप प्रत्यय, ठीक है ना। और मतुप प्रत्यय का सूत्र है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। मतुप प्रत्यय का सूत्र क्या है, कहा तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, अर्थात वह, इसका तत् माने क्या होता है, तत् माने वह, अस्य माने क्या, इसके लिए, अस्य माने इसका या इसके लिए प्रयुक्त होता है। तदस्या, ततस्य, वह उसका है, अस्य इसमें अस्मिन्निति, यह इसका है, वह इसका है, वह उसका है, इस अर्थ में, ठीक ना। वह इसका है, वह इसमें है। इन अर्थों को प्रकट करने के लिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कहा वह इसका है, वह उसका है। सूत्र क्या है, तो कहा तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, ठीक। मतुप प्रत्यय के
क्योंकि मतुप ऐसे आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दिया आपने मतुप। अब देखिए कह रहा है मतुप के प्रकार अर्थात इस प्रकार की, ठीक ना, इत संज्ञा हो जाती है। क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से इत संज्ञा होती है? तो कहा हलंत्यम सूत्र से। किससे? प की हलंत्यम से, ठीक है ना, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, ठीक ना। और इस ये जो त में उ लगा है, क्या लगा है? त में जो छोटा उ लगा है, इस उ की भी उपदेशे अजनुनासिक, ठीक है, कह रहा है उपदेशे अजनुनासिक इत, ठीक ना, उपदेशे अजनुनासिक इत, ठीक। तो इन दोनों की इत संज्ञा हो गई। किसकी किसकी इत संज्ञा हो गई? प की और इस उ की इत संज्ञा हो गई, और दोनों की, दोनों का तस्य लोपः से, किससे? तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अर्थात इस पु का भी क्या हुआ? इस प का भी लोप हो गया और इस उ का भी लोप हो गया। जब लोप हो गया तो यहाँ पे मत शेष बचा। क्या शेष बचा? मत शेष बचा। अर्थात कहने का भाव ये है कि मतुप प्रत्यय के अंतर्गत क्या प और उ दोनों का लोप हो करके मत शेष बचता है। कह रहा है फिर देखिए, मतुप प्रत्यय से बने पद, मतुप प्रत्यय से बने पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? कहा विशेषण होते हैं। अतः क्या होंगे? विशेषण होंगे। तो अतः विशेष के आधार अनुसार, किसके अनुसार? विशेष के अनुसार इनका लिंग, वचन और विभक्ति का निर्धारण किया जाता है। विशेष क्या होता है? विशेषण क्या होता है? तो ये समझ लीजिए ऐसे थोड़ी सी बात के लिए। अब आ गया विशेष विशेषण, तो समझिए विशेष्य और विशेषण, ठीक। तो कहा कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होता है। क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होता है, और इनके अंदर जो गुण पाया जाता है, ठीक है, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, जो भी संज्ञा सर्वनाम है, उनके गुण का, उनका जो गुण होगा उसी को क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा, ठीक। तो कहा कि विशेष की विशेषता को प्रकट करने वाला जो शब्द होगा वह विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता को विशेषण के द्वारा प्रकट किया जा रहा है वह क्या होगा? विशेष्य होगा। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य होंगे, और इनका क्या? रंग, भाव, ठीक है ना, अर्थात रंग, भाव, गुण, कार्य, ये सब किसका कार्य करेंगे? तो कहा विशेषण का कार्य करेंगे, ठीक। किसका कार्य करेंगे? तो कहा विशेषण का कार्य करेंगे। क्योंकि जैसे क्या? गोरा, काला, पीला, ठीक है, शांत, ये सब क्या है? क्योंकि शांत क्या है? प्रकृति है, स्वभाव है ना, तो कहने का मतलब ये एक तरीके से गुण ही है, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या किसका कार्य करती हैं? विशेषण का कार्य करती हैं। राम क्या है? अच्छा है। राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा लड़का क्या हुआ? अच्छा, ये राम की विशेषता है, अर्थात अच्छा विशेषण का कार्य करेगा, ठीक ना। तो कह रहा है इसमें कि मतुप प्रत्यय से बने पद विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अतः विशेष के आधार पे, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर उनके लिंग का, उनके वचन का क्या किया जाएगा? लिंग, वचन और विभक्ति का निर्धारण किया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर एक प्रत्यय है, आपको दिख रहा है, कौन सा? प्रत्ययांत सूची। अब देखिए क्या देखते हैं हम लोग, कहा मतुप प्रत्ययांत सूची हम लोग देखते हैं कि मतुप प्रत्यय कैसे क्या बनता है। जैसे एक धी धातु है, कौन सी धातु है? कहा धी धातु है। धी धातु का अर्थ होता है बुद्धिमान। धी का क्या अर्थ होता है? बुद्धिमान।
और उससे जब मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? मतुप अर्थात मत का प्रयोग करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है कि उप का लोप हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मत शेष बचता है, तो क्या बनेगा? कहा धीमत। धी मत है ही, धीमत, धीमत भी बनेगा और धीमान भी बनेगा, ठीक ना? धीमत धीमान, धी यहां से ले लिया, मत यहां से ले लिया, धीमत बन गया। श्री मतु प्रत्यय, श्री मतलब क्या होता है? लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य। श्री का अर्थ क्या होता है? तो कहा लक्ष्मी भी अर्थ होता है, ऐश्वर्य भी अर्थ होता है, ठीक? ये संपदा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऐश्वर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो कहा श्री धातु से जब मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बना? श्री यहां से लिया और मत ले लिया, क्या ले लिया? मत ले लिया, श्रीधन मत बराबर श्रीमत, श्रीमत और श्रीमान दोनों बनेगा, धीमत धीमान दोनों बनेगा। गो धातु से, गो मतलब क्या होता है? गाय। गो का अर्थ क्या होता है? कहा गोस का अर्थ गाय होता है, और ऐसे गो धातु से अर्थात गाय वाली धातु से जब मतु प्रत्यय बने लगेगा तो क्या बनेगा? पद बनेगा गोमत या गोमान, अर्थात पहले वाले पद का अर्थ क्या बना? बुद्धि वाला। क्या अर्थ बना? बुद्धि वाला। फिर श्री से युक्त, श्रीमत या श्रीमान मतलब श्री से युक्त। श्री का अर्थ देखिए कितने कितने अर्थ में होता है? धन से युक्त, किससे युक्त? धन से युक्त। और श्री का अर्थ पत्नी भी लिया जा सकता है। क्या अर्थ लिया जा सकता है? पत्नी भी अर्थ लिया जा सकता है, ठीक है ना? तो पत्नी अर्थ भी लिया जा सकता है, लक्ष्मी अर्थ भी लिया जा सकता है। तो कहा श्री से युक्त अर्थात धन से युक्त, लक्ष्मी से युक्त अर्थ और या फिर पत्नी से युक्त, ठीक? तो इस तरह से आपका श्री शब्द से जब मत प्रत्यय अर्थात मत लगाएंगे तो श्रीमत बनेगा। और फिर आगे देखते हैं, कहा मतुप अर्थात मत का म बदल कर व हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो मतुप शब्द है, मतुप मतलब क्या? मत। मैंने आपको बताया ही कि मतुप में ये जो मतुप प्रत्यय है क्या है? मतुप प्रत्यय, ठीक? इस मतुप प्रत्यय का भी मैंने आपको बताया कि उप का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? उप का, क्योंकि ये जो अंतिम प है इसकी हलंत्यम से और इस ऊ की तू त में जो ऊ है, तू जो है ऊ का उपदेश से अजुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है और तत् से लोपा से दोनों का लोप हो जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या शेष बचता है? यहाँ पे मत शेष बचता है, ठीक ना? कह रहा है कि मतुप के मत का म बदल कर व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है, अर्थात इस म के स्थान पर व हो जाता है। और कब व होता है? यदि अकारांत या आकारांत शब्द क्या हो? पहले हो। कहने का भाव ये है कि मत के पहले अ या आ जाए। क्या आ जाए? म के पहले अ या आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? इस म के स्थान पर व हो जाएगा अर्थात वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्थान पर वत हो जाएगा, ठीक ना? आए वह समझ में? तो देखिए कैसे कब होता है। जैसे बल शब्द है, कौन सा शब्द है? बल शब्द है, और बल में अ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है, और ऐसे में अ छिपा हुआ है और क्या आ गया? मतुप आ गया, अर्थात म के पहले अ आ गया। अब यहाँ पे इस म के स्थान पर म न रह के जब बनेगा शब्द तो वह हो गया, अर्थात यहाँ पे वत हो गया। क्या हो गया? वत हो गया। अब जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? बलवत या बलवान। बल वहां से लिया, वत यहां से लिया, तो बलवत बना या फिर बलवान बनेगा, ठीक? इसी तरीके से विद्या है, विद्या आकारांत है अर्थात दीर्घ आकार है। क्या है? दीर्घ आकार है। और यहाँ मतुप अर्थात वत, ठीक है? क्योंकि म के पहले आ गया तो यहाँ भी क्या? वत हो गया। तो क्या बनेगा? विद्या और वत हमने यहां से ले लिया तो क्या बना? विद्यावत या फिर विद्यावान। इसी तरीके से दया, दया में म के पहले आ की मात्रा आ गई, ठीक है ना? तो दीर्घ आकार आ गया, ठीक? आकारांत जब शब्द आ गया तो इस म के स्थान पर वह हो गया, तो क्या बना? दयावत। क्या बना? दयावत या फिर दयावान। इसी तरीके से भग, भग के पहले भग में क्या है? ग में अ छिपा हुआ है। ग में क्या छिपा है? कहा
अ छिपा हुआ है और फिर क्या हुआ, इस म से पहले जब अ आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस म के स्थान पर व हो जाएगा। देख लीजिए व है ना, वत हो गया क्योंकि उ अप का लोप पहले ही यहाँ पे हो गया, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और यहाँ पे जब वत हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, भगवत या भगवान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भगवत या भगवान बन जाएगा। ठीक ऐसा ही वत कहाँ पे भी होता है, वत ऐसा 2-3 स्थितियों में बनेगा। कब कब बनेगा, आइए देखते हैं, जानते हैं। जैसे ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले म हो, ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले म हो, तो अर्थात जैसे लक्ष्मी है, लक्ष्मी है ना, तो लक्ष्मी में क्या है कि अंतिम स्वर कौन क्या है, बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ इकार है। तो बड़ी ई की मात्रा के पहले म है, क्या है, म है। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हमने लगाया, तो मतुप प्रत्यय लगाया। तो इस क्या है, इस म के इस क्या कहते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस म के स्थान पर व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ भी व हो जाएगा, अर्थात यहाँ भी वत हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि ऐसा शब्द जिसके अंतिम स्वर के पहले म हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ इकार के पहले म होने के कारण यहाँ मतुप में वत हो जाएगा और बनेगा लक्ष्मीवान या लक्ष्मीवत। क्या बनेगा, लक्ष्मीवत या लक्ष्मीवान। इसी प्रकार एक और शब्द भी देखिए, ऐसे शब्द जिसके अंतिम व्यंजन के पहले अ या आ हो। ठीक, अ या आ हो, तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि अंतिम पहले अ या आ है, अ या आ की बात कर रहा है, अ या आ की बात कर रहा है, तो यशस, यशस धन मतुप, क्योंकि ध्यान रखिए तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, यशस्वत बनेगा, क्योंकि यहाँ भी अ या आ है। यहाँ देखिए अ है, यहाँ भी आ है। ठीक है ना, अ यहाँ मिल गया, आ यहाँ मिल गया, तो यहाँ भी वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। ठीक, वत हो जाएगा। अब जब ये वत हो जाएगा तो क्या बनेगा, यशस्वत या यशस्वत और भास्वत या भास्वान, यशस्वात, एक सेकंड रुक जाइए, यशस्वान। ठीक, क्या बनेगा, यशस्वान बन जाएगा। या तो यशस्वत बनाइए, या तो यशस्वत बनाइए, या फिर यशस्वान बनाइए, या फिर भास्वत बनाइए, या फिर भास्वान बनाइए। ठीक, इस तरह से क्या है, आपका इसमें परिवर्तन हो रहा है। और वह कहाँ होगा, ये भी देखिए, कहा जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों से कोई हो। कह रहा है जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम, अर्थात क ख ग घ च छ ज झ, ठीक, ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ, कह रहा है कि जिस शब्द के अंत में वर्गों के प्रथम 4 वर्णों में से कोई हो, तो वहां भी क्या हो जाएगा, इस मत के स्थान पर वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस मत के स्थान पर वत हो जाएगा। ठीक ना, वत हो जाएगा। और अब बना क्या, विद्या विद्युत धन, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्या हुआ, यहाँ पे प्रथम वर्ण है कि नहीं, तकार का प्रथम वर्ण, तकार का त वर्ग का तृतीय वर्ण, त वर्ग का प्रथम वर्ण, त वर्ग का तृतीय वर्ण, तो कहा विद्युत धन मतुप अर्थात वत, तो क्या बनेगा, विद्युतवत या फिर विद्युत्वान। ठीक, इसी तरीके से सोहृद धन मतुप प्रत्यय अर्थात वत हो जाएगा, तो सोहृदवत या फिर सोहृदवान। ठीक, इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, सोहृदवान, इस तरह से आपका पद बनेगा। ठीक, तो यहां पर आप लोगों ने देख लिया, क्या देखा, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले मतुप प्रत्यय का आप लोगों ने अध्ययन किया। और आज की क्लास मित्रों क्या है, हम लोग यहीं पे समापन की ओर ले चलते हैं। ठीक ना, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप लोगों को प्रत्यय समझ में आया कि नहीं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को प्रत्यय बिल्कुल आसानी से सरल तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि प्रत्यय से बहुत प्रश्न पूछता है। ठीक ना, टेट सुपर टेट में आपसे प्रत्यय से बहुत प्रश्न पूछता है, टीजीटी में भी प्रश्न पूछता है, पीजीटी में भी पूछता है। तो कम से कम आप लोग प्रत्यय का समुचित रूप से अध्ययन किए रहेंगे तो आपको कहीं पर कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक ना, तो मैंने पूरा प्रयास किया है, आप लोग भी क्या करिए, इसे बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिसमें कि आपके 10 में 10 नंबर पूरे आए। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समापन की ओर ले चलते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक, तो धन्यवाद मित्रों।